गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बेहतर ही होंगे आप लोग। और आज हम लोग क्या है टेंस के अगले पार्ट में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और टेंस के हमारे अब तक की फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट कोचिंग बाराबंकी पर पूरी तरीके से अपलोड हो चुके हैं। तो अपनी इंग्लिश की समझ को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग एक बार जो है चैनल पर जाके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देख लें। और अब तक की आप लोगों ने व्हाट इज टेंस के बारे में सीखा है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस विद अ सेंटेंस, सेंटेंस के माध्यम से कैसे हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। और कल हम लोग क्या है एक्शन के बारे में बात किए थे सेकंड पार्ट में कि कैसे कैसे हमारे एक्शंस कंटिन्यू होते हैं। तो हमने कॉन्टीन्यूअस एक्शन की बात की थी या कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस की बात की थी। और हमारा जो परफेक्ट एक्शन होता है वो क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात की थी। और साथ में क्या है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने भी बात की थी। तो आइडेंटिफिकेशन में एक टॉपिक हमारा रह गया है, आइए उसको भी आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेज आपके सामने हम लिखते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। और आज का पार्ट देखने से पहले जो है हमारा सेकंड पार्ट जो है ज़रूर देख लें ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके कि हाँ कौन सी चीज़ कैसे लागू होती है और कैसे हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ले सेकंड पार्ट हमारा ज़रूर देख लो, फर्स्ट पार्ट उससे पहले और ज़रूर देख लें क्योंकि एक दूसरे से यहाँ पे टेंस पूरी तरीके से रिलेट हैं। क्योंकि आप यहाँ पे समझ रहे हैं क्योंकि रूल के माध्यम से यहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। क्योंकि रूल जो ऐसे होते हैं कि कहीं से पढ़ लिया जाए हर जगह से समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बेस बात की जा रही है, एक टॉपिक दूसरे से रिलेट करता है। तो तीसरा टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो इससे पहले और दूसरे टॉपिक को आपको देखना ही पड़ेगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। He ये सेंटेंस हमारा आपके सामने दिया गया है और इसके बारे में पता करना है ये कौन से टेंस के अंतर्गत हमारा सेंटेंस दिया गया है। तो जिन बच्चों के पहले से लर्न है पता है तो उनको तो समझ में आ रहा होगा किस टेंस में हमारा दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या है सेंटेंस से टेंस निकालते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कैसे किया गया। आप देखिए हमने आपको बताया था कि वर्ब के साथ में यस या ईएस जोड़ा जाता है तो उसके माध्यम से वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब बन जाती है। सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब बन जाती हैं। जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। और हम लोग क्या है उनको सिंगुलर बनाते हैं या सी एस को जोड़कर, ठीक है। तो और ये शो किसको करती हैं, तो आप कहेंगे सर ये किस फॉर्म को शो करती हैं, प्रेजेंट फॉर्म को शो करती है। किसको शो करती हैं, प्रेजेंट फॉर्म को शो करती हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म एंड ऑल्सो इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से सिखाई हैं। अब बात यहाँ पे हम करें कि ही रीड्स द न्यूज़पेपर। तो कल भी मैंने यहाँ पे बात की थी, तो इसका सेंस क्या निकलता है कि ही रीड्स द न्यूज़पेपर जो होता है उसका मतलब क्या है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। उसका मतलब क्या हुआ कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्शन के बारे में यहाँ बात कर रहा है। अगर वो एक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे किसी के बारे में तो आप कहेंगे ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या कहेंगे, ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्योंकि जब एक्शन की बात की जाएगी तो सीधी सी बात है वो एक्शन कैसा होगा हमारा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में आएगा। और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस का मतलब ही होता है कि कार्य हमारा क्या है, चल रहा हो। पर यहाँ पे कोई कार्य हमारा चल तो रहा नहीं है। तो आपसे हम पूछे कि यार ये बताइए कि ही रीड्स द न्यूज़पेपर में जो हमारा एक्शन है वो कैसा है, वो एक्शन कैसा दिया गया है। तो आपसे हम पूछे कि यार ये कॉन्टीन्यूअस एक्शन है, क्या है, क्या ये कॉन्टीन्यूअस एक्शन है। तो आप कहेंगे कॉन्टीन्यूअस एक्शन सर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा कोई एक्शन चल तो रहा नहीं है। एक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस चल नहीं रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस एक्शन में हमारा क्या है, जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होती है। तो हमने पूछा
क्या वो पढ़ चुका है, उसका कंप्लीट एक्शन है? तो आप कहेंगे यार परफेक्ट एक्शन भी नहीं है हमारा, क्योंकि वो पढ़ चुका तो है नहीं, वो तो सिर्फ वो ये बता रहा है कि वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसका मतलब परफेक्ट एक्शन भी नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन भी नहीं है, परफेक्ट एक्शन भी नहीं। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, क्या वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात कर रहा है? तो आपका जवाब हो गया यार ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन भी नहीं है। अब अगर वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं है, वो परफेक्ट एक्शन को नहीं शो कर रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन को नहीं शो कर रहा है, तो फिर क्या करें? आप समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब नहीं समझ में आता है कि वो परफेक्ट एक्शन है कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? वो इसका मतलब फिर वो इंडेफिनिट एक्शन है, क्योंकि हम यही तो नहीं बता पा रहे हैं कि वो जो बता रहा है उसमें प्रोसेस कौन सी चल रही है। तो यहाँ पे प्रोसेस कुछ नहीं चल रही है। जब तीनों ही एक्शन आप ना बता पाएँ कि इन तीनों में से कोई एक्शन हमारा दिया गया है, तो लास्ट में आपके सामने कौन सा रास्ता बचता है? इंडेफिनिट। कैसा बचा हमारा? इंडेफिनिट। इसका मतलब गिवन सेंटेंस जो हमारा है वो कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें बताता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का जो सेंस होता है, क्या होता है? जो सेंस होता है वो हमें क्या बताता है? वो बताता है हमें प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। क्या देता है? प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन देता है। वो एक्शन की बात नहीं करता है, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है कि मैं वह रीड्स द न्यूज़पेपर, वो सी रीड्स द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ता है। या बात की जाए कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इन सारी ही चीज़ों में, सारे ही सेंटेंसेस में हमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये सेंटेंस जो है हमारा सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ना कि किसी एक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात की जाती कौन सी फॉर्म है? तो आप कहेंगे कौन सी फॉर्म हमारी ये है? प्रेजेंट फॉर्म है। कहेंगे कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। अब प्रेजेंट फॉर्म के अंतर्गत एक्शन कैसा है? ना वो कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है, ना वो परफेक्ट एक्शन दिखा रहा है, ना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है। तो तीनों के एक्शन के अंतर्गत जब हमें नहीं पता चलेगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा एक्शन आएगा हमारा? इंडेफिनिट एक्शन की बात की जाएगी। इट मीन्स गिवन सेंटेंस किस टेंस में जाएगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या है, प्रोसेस बाय प्रोसेस हमने सारे टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। फ्यूचर की बात हम अलग से बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस को हम अच्छे से आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा टेंस किस सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। और टेंस कोई भी दिया जाए, बिना किसी भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को याद किए हुए बिना हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं उसके अगले क्रम में और शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर टेंस की जानकारी करने के लिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस का टॉपिक जो है हमारा टॉपिक सेकंड चल रहा है, तो पूरी तरीके से क्या है हमारा ख़त्म हो रहा है। अब सबसे पहले बात की जाती है कौन सा टेंस शुरू करेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बेसिक पहले सीख लिया जाए, क्योंकि हर टेंस का बेसिक अगर हमें नहीं पता होगा तो सेंटेंसेस को या टेंस को हम कैसे करेंगे और कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले बेसिक की बात की जाती है। बेसिक में हमारा क्या होता है कि सबसे पहले अगर बात की जाए हमारा कैसे सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे कौन से सेंटेंसेस हमारे होते हैं? ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहली तो बात क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगी यहाँ पर? वर्ब होगी। अगर ये सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सिंगुलर दिया गया होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर दिया गया होगा, तो आपको ये सिखा दिया गया है कि जो वर्ब होती हैं हमारी वो कैसी होती हैं? प्लूरल फॉर्म होती हैं। इसका मतलब कि इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर को बनाने के लिए उसमें क्या बताया गया कि यस या ईएस का यूज हम लोग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम टेंस को बनाते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अगर बात की जाए ही प्ले ऑब्लिक प्लेस, या कुछ अगर आप दूसरा सेंटेंस बनाना चाहते हैं कुछ और बना लीजिए। देखिए रमेश डू ऑब्लिक डस
हिज वर्क, है ना, ये दे दिया गया। ठीक है, अब बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, रमेश हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है। डू हमारी कौन सी फॉर्म की वर्ब है, प्लूरल फॉर्म की वर्ब है, और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, हमारी सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है। तो यहाँ पर भी बच्चे क्या है, थोड़ा सा रटने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको बता दिया कि वर्ब का जो रियल नेचर होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर उसमें कुछ जोड़कर इंडेफिनिट टेंस में बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको सिंगुलर बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिक, बिल्कुल बेसिक की तरीके से सीखा जाएगा। तो अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी वर्ब ली जाएगी, कौन सी वर्ब ली जाएगी, कौन सी ली जाएगी, सिंगुलर वर्ब ही ली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर डू हमारा नहीं सही होगा, यहाँ पे क्या होगा, डज हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे भाई, सब्जेक्ट देखेंगे, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। एक दूसरा सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे बात की गई यू टीचेस दैट स्टूडेंट या दैट बॉय, ये दिया गया। अब बात कीजिए यू हमारा कैसा है, तो यह आप कहेंगे कि ये किसको शो कर रहा है, प्लूरल को शो कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये वर्ब हमारी कैसी है, प्लूरल वर्ब दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईएस जोड़ा गया है। अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सीधी सी बात है वर्ब हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। इसका मतलब टीचर्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, और दूसरा टॉपिक है आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस। कैसा है, निगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस हमारे क्या है, निगेटिव दिए गए हैं तो आप समझिए क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, डू या डज होगा, प्लस हमारा क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव के साथ ये होगा, और फिर क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब होगी, और यहाँ पे आगे ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस से ही चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अगर लिखा गया ही डज नॉट राइट ऑब्लिक राइट्स दिस बुक, है ना, ये लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए भाई, अब यहाँ पे भी आप लोग रट लेते हैं कि डू के साथ या डज के साथ नॉट लग जाता है तो हम वर्ब के साथ यस का प्रयोग करते हैं। ऐसा कुछ मत करिए, हर चीज़ क्या है, बिल्कुल बेहतरीन है। बस अगर हम समझ अपनी पैदा कर देंगे तो फालतू का कचरा मायने भरने की कोई ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो चीज़ें समझने वाली हैं उनको अगर हम समझ लेंगे तो बहुत ही कम चीज़ें हमको रटनी पड़ेगी। जितना हमें कम रटना पड़ेगा तो मेमोरी में हमारा कचरा कम इकट्ठा होगा, है ना। तो कचरा कम इकट्ठा हो, इसके लिए ज़्यादा चीज़ों को हम समझने का प्रयास करें। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कीजिए सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, हमारी कौन सी वर्ब है, प्लूरल का प्रयोग किया गया है, और ये वर्ब कैसी होगी, हमारी सिंगुलर वर्ब को शो कर रहा है। ये कैसा है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान रखना ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, या शॉर्ट में लिखा जाए सिंगुलर सब्जेक्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एसएस। ठीक है, और ये वर्ब कैसी हो जाएगी हमारी, ये हमारी प्लूरल वर्ब है, और ये हमारी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। अब बात आती है कि यार हम राइट से लगाएं या राइट लगाएं। अब देखो, वैसे तो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वैसे तो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा किसको शो करता है, सिंगुलर को। और डू में हमने क्या लगा रखा है, ईएस लगा रखा है। डू में हमने क्या लगा रखा है, ईएस लगा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी, ये केवल अपने आप को समझने के लिए, ताकि हमें फालतू का प्रेशर न झेलना पड़े। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और डज में आपने ईएस लगा लिया है। डज में आपने ईएस लगा लिया, तो क्या आगे हमें ईएस लगाने की ज़रूरत है, आगे हमें ईएस लगाने की ज़रूरत है, कोई ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईएस ऑलरेडी जब लगा चुके हैं तो यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाहे इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम ईएस यूज नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ रटना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं कि ईएस हमारा ऑलरेडी लग चुका है तो दोबारा से ईएस यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब हमें वर्ब कौन सी लेनी है, राइट लेनी है। यहाँ पे राइट्स का प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर आगे बात की जाए
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर डू या डज हमारा दिया गया है तो अगर हमारी वर्ब में ईएस लगी है तो उसके बाद में जो मेन वर्ब आएगी उसमें ईएस हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आगे ही लगा लिया तो उसके आगे हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो ऑलरेडी आप जानते हो कि जैसा करता होगा वैसा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी ही, वो तो रियल नेचर को शो करा। लेकिन अगर हमारा डज लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ईएस यूज हो चुका, तो आगे हमें यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर देख लिया जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, बात वही होती है कि सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा डू और डज आ जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंगुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, फिर क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, फिर जो हमारे अदर सेंटेंसेज होते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं, उनका प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अब सेंटेंस लेते हैं कि डू या डज ही राइट, ठीक है, राइट द लेटर। सेंटेंस के जो होंगे बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस ही लिए जाएंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कैसा दिया गया है, एसएस का फुल फॉर्म है दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है कैसा है, वो सिंगुलर है, ठीक है, तो ही हमारा सिंगुलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या वर्ब में यस यस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है कि डू लगाएं या डज लगाएं। तो आपने देखा कि यहाँ पे यस यस वर्ब में नहीं लगा हुआ है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर कहता है कि वर्ब में हमें यस यस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा कि यार यहाँ पे जब नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर फिर हमें लगेगा, और यहाँ पे हम डू का प्रयोग नहीं करेंगे। बात वही वो दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को शेयर करने का प्रयास भी करिए, है ना। और अपने कमेंट भी डालते रहिए कि हाँ सर यहाँ पे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और यहाँ पे हमें क्या है, ये चीज़ बहुत प्यारी समझ में आई, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। इसी प्रकार अगला ले लिया जाए कि डू हो या हमारा क्या हो, डज हो, या यहाँ पे सी हो, है ना। फिर अगला रीड हो या रीड्स हो, फिर क्या हो, हर बुक लिखा हो, ऐसा सेंटेंस को दिया गया हो, आसान सेंटेंस। फिर वही बात आ जाती है कि सी हमारा कैसा होगा, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा हो गया है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, रीड्स। अब यहाँ पे एक ही चीज़ लेगी ताकि कन्फ्यूजन आपको ना पैदा हो, यहाँ पे रीड ही लेते हैं केवल। अब यहाँ पे रीड अगर आपका लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि सी के साथ हमारे क्या यस यस हमारा प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्ब के साथ ये लगेगा, और यहाँ पे डू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वही बात है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया गया, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहचान करना बताया कि इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो अपने आप से आंसर हमारे मन में आ जाएगा कि देखो ऐसा होता है। नेगेटिव में मैंने भी आपको बताया, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एंड हाउ टू करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई, है ना। तो सेंटेंस में हमने अफर्मेटिव आपको सिखाया, और आपको हमने क्या सिखाया, नेगेटिव सिखाया और इंट्रोगेटिव सिखाया। तो ये जितना मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, बेसिक पार्ट ऑफ द टेंस से मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो आज तक हमने क्या क्या सीखा दोस्तों, आज तक हम लोगों ने सीखा है, हमने स्टेप फर्स्ट में क्या सीखा है, क्योंकि स्टेप वाइज अगर सीखेंगे हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, व्हाट इज टेंस, है ना। क्या है कि हमारा टेंस क्या होता है, ये आपको मैंने पहले स्टेप में सिखाया। दूसरे स्टेप में सिखाया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, क्या सिखाया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस सिखाया। और स्टेप थर्ड में आपको सिखाया बेसिक पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, बेसिक पार्ट ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने 3 स्टेप की बात की। अब इसके बाद में अगले दिन से हम लोग क्या सीखेंगे
एप्लीकेशंस ऑफ जो हमारे टेंस होंगे उनके अंतर्गत जो हमारी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं, अब आगे आने वाले जो भी वीडियोज होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और एग्ज़ाम बेस्ड हमारे प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं वहाँ पर हम यहाँ पे तो हम केवल आपका बेस बना रहे थे और इंग्लिश की समझ को पैदा कर रहे थे कि आप लोग देखिए इस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं और आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमारे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और समझते रहिए। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपके सामने हम शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके साथ बात कर ली जाती है सॉरी कि हम लोग कुछ चीज़ों को पहले से रट के बैठे हैं, इसको यहाँ पे हम साफ कर देते हैं। स्टेप 3 हम लोग सीख चुके हैं। बात की जाती है कि अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि आई का के लॉजिक क्या है, आई का हमारा लॉजिक क्या है, कि बच्चा जैसे सोचता है कि हमने कहा कि आई के साथ आप जो है आई को आखिर प्लूरल लिया क्यों जाता है, आई को प्लूरल क्यों लिया जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बात की जाती है कि मैं तो यार अकेला हूँ, तो मेरे साथ जब हम अकेले हैं तो आखिर यहाँ पर क्यों हमको सिंगुलर माना नहीं जाता, हमको प्लूरल क्यों माना जाता है। भाई आप ये भी तो कहते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई करने का मतलब ये है कि मैं तो सिंगुलर हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है हमारे साथ कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या है, आखिर आई के साथ क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे आई के ज़रा आप समझ लीजिए कि आई जो होता है वो 2 प्रकार की बात करता है। कैसी बात करता है, अब जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा जाता है, जैसे बोला गया आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अच्छा आई है क्या, तो आई की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे आई हमारा क्या है, लेटर है। अल्फ़ाबेट का जो 9 नंबर पे जो लेटर आता है वो किसको दर्शाता है, आई को दर्शाता है। तो क्या यहाँ कार किसके पास है, तो आप कहेंगे कार किसके पास है, तो आई के पास तो कार वार है नहीं, या आई के पास किताब तो है नहीं, या कार ले लिया, कुछ भी ले लिया जाए, बुक पेंसिल कुछ भी ले लिया जाए, है ना। हमने पूछा यहाँ पे कार किसकी, यहाँ पे बुक किसके पास है, बुक किसके पास है, तो आई के पास तो बुक हो नहीं सकती है, आई के पास तो बुक हो नहीं सकती है, तो बुक है किसके पास, मतलब कि बुक उसके पास है जो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को जो दर्शा रहा है वो उसकी आई की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति है, ये कार आई के पास नहीं है, आई उसकी बात कर रहा है, जो व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पास किताब है, उस व्यक्ति को दर्शा रहा है आई कि आई के पास ये किताब है, ना कि आई के पास खुद कोई किताब है। बात समझ हमारी पा रहे हैं कि किसको दर्शा रहा है, उस व्यक्ति के बारे में दर्शा रहा है जो बता रहा है कि मेरे पास क्या है, एक किताब है, ना कि आई के पार कार है। आई के पास कार बोल रहे हैं, बार बार कार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई के अपने 2 सेंस होते हैं, आई के अपने 2 सेंस होते हैं। यदि वो क्या दिखाता है, पर्सन को दिखाता है, किसको दिखाता है, पर्सन को दिखाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वो पर्सन को दिखाएगा तो वैसे उस कंडीशन में आई को हमेशा कैसे लेना है, हमें प्लूरल लेना है। कैसे लेना है, हमेशा प्लूरल लेना है। मतलब इसको अगर यहाँ से हटा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आई हैव पब्लिक हैज़ अ कार, है ना, ये लिख दिया जाए, तो आपसे पूछा जाए आई के पास कार है, तो आपको आई के पास तो कार नहीं है सर, आई तो अक्षर है, आई तो लेटर है, तो कार है किसके पास, आई उस व्यक्ति को दर्शा रहा है जिसके पास कार है। और उस सेंस में क्या है, आई किसको शो कर रहा है, उस बताने वाले व्यक्ति को शो कर रहा है, मतलब वो किसको दर्शा रहा है, उस स्पीकर को दिखा रहा है। और स्पीकर कौन होगा, वो हमारा पर्सन होगा। कौन होगा, हमारा पर्सन होगा। तो आई के साथ क्या होगा, हैव आएगा, हैज हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। ये तो पहली बात हो गई। अब यहाँ बच्चा थोड़ा सा और कंफ्यूज होता है, उसने तो रट लिया कि आई के साथ हमेशा जो है हैव का प्रयोग किया जाता है, बट हमने पूछा कि यार आई तो पर्सन को शो करता है, और एक व्यक्ति की बात की, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आप कहते हैं मैं कोचिंग जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोचिंग कर जा रहा हूँ, तो आई तो अकेला है। आप कहोगे तो हम तो सर जी अकेले हैं, तो उस हिसाब से तो हमारे साथ हैज लगना चाहिए। बात तो समझ में आती है। तो हैव हम क्यों लगाए, क्योंकि हैव तो हमारा प्लूरल को शो करता है। तो इसका भी लॉजिक है। इसका लॉजिक क्यों है और क्यों आई के साथ हैव यूज किया जाता है और क्यों आई के साथ हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखना। केवल दोस्तों इसका कोई बहुत बड़ी ग्रामर नहीं है कि इसका बहुत बड़ा लॉजिक है जिससे आपको ये लगे आई हमारा क्या है, सिंगुलर को वो होता सिंगुलर है, लेकिन वो बात किसी करता है। केवल आई के साथ हैव क्यों यूज किया जाता है, साउंड को बेटर करने के लिए। इसको बेटर करने के लिए, साउंड को बेटर करने के लिए आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए
अगर हम यहाँ लिख लें जीसस, क्या लिख लें, जीसस डेथ, ईसा की मृत्यु, जीसस डेथ, तो थोड़ा सा आपका साउंड क्या है, बेटर नहीं। और जहाँ तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या साउंड में बेटर है, तो साउंड में बहुत वर्क करती है। अगर हमारी फ्लुएंसी अच्छी नहीं होगी और साउंड बेटर नहीं होगा और साउंड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। तो केवल आई के साथ हैव इसलिए यूज किया जाता है कि आई क्या है, साउंड को बेटर करने के लिए आई के साथ हैव यूज होता है, हैज का यूज नहीं होता है। जिस प्रकार जीसस डेथ आपको बोलने में साउंड अच्छा नहीं लगता है और इसको क्या कहते हैं, ये सही नहीं है, इसका साउंड बेटर अगर कर दिया जाए तो क्या होता है हमारा जीसस डेथ। ये क्या होता है, हिसिंग साउंड देता है। कैसा देता है हमारा, हिसिंग साउंड देता है। और हिसिंग साउंड देने के कारण हम इसके साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम यहाँ के बताइए ईसा की मृत्यु की बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन नॉर्मल अगर बात की जाए कि जैसे यहाँ पे बता दिया जाए कि अमंस्कार, तो आप कहोगे ये तो गुरुदेव सही है, यहाँ पर हमारा सही है। तो यहाँ पर अगर हमने एस लगा दिया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है, तो बुरा लगने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसकी साउंड बेटर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मन की कार है, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमारी बात समझ में आती है। तो हमने अमंस्कार बोला तो हमारा यहाँ पे सही है। लेकिन वहीं पे जीसस डेथ हमने बोला जब, तो जीसस में जब मैंने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, क्यों, क्योंकि है तो हमारा ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के साथ जब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो सही जा रहा है, और यहाँ पे जब लगा रहे हैं तो आपको कहते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, साउंड बेटर नहीं है। तो केवल सिर्फ साउंड को बेटर करने के लिए इसको हम लोग यूज नहीं करते। हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे हम लिखते हैं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, सिर्फ साउंड को बेटर करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आई के साथ हैव क्यों यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता देना कि साउंड को बेटर करने के लिए सिर्फ आई के साथ हैव का यूज नहीं किया जाता है, बट वो आई को क्या भी है, सिंगुलर को भी वो शो करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपके आ गई। इसको साफ करते स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब बात की गई क्या है कि आई किसको दर्शाता है, स्पीकर को दिखाता हो। स्पीकर जब होगा तो वो पर्सन होगा, और उस सेंस में हम क्या लिखते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हम हैव की यहाँ बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, हैज और हैव में अगर हम डिसाइड करेंगे दो वर्ब से अगर बात की जाए तो हम क्या लगाते हैं, हैज को नहीं लगाते, हैव को। और आपको रीजन भी बता दिया क्यों मैं हैव लगाता हूँ, बिकॉज इसलिए साउंड को बेटर करने के। अब आई का दूसरा सेंस क्या होता है, आई हमारा किसको शो करता है, लेटर को शो करता है। किसको शो करता है, लेटर को शो करता है। अब जब लेटर को शो करेगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसके साथ कौन सी वर्ब यूज की जाएगी। अगर हैज की बात की जाए और हैव की बात की जाए तो किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, उस सेंस में दोस्तों ध्यान रखना कि हैज ही होगा, हैव हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा बताने का जो मोटो क्या है कि बच्चा केवल वो रटा बैठा है कि आई के साथ हमेशा हैव आएगा, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस बोल दिया जाए कि आई एक अक्षर है, क्या है, अगर पूछा जाए भाई बी क्या है तो आप कहोगे बी एक अक्षर है। हमने बोला सी क्या है तो कहोगे सी एक अक्षर है। हमने बोला आई क्या है तो आई एक अक्षर है। तो आई को अगर ट्रांसलेट करने की बात की जाए, आई एक अक्षर है, और यहाँ पे आई के साथ इज लगा दे और एम लगा दे, और यहाँ पे लेटर की अगर हम बात कर दें तो बच्चा सीधी सी बात करता है कि आई के साथ एम लगा देगा, आई के साथ एम लगा देगा। लेकिन आई के साथ एम वो इसलिए लगा देता है कि वो रटकर बैठा हुआ कि आई के साथ एम का यूज किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, आई एक अक्षर है, इसलिए यहाँ पे एम नहीं, यहाँ पर क्या होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आई यहाँ किसको शो कर रहा है, लेटर को शो कर रहा है। और जब लेटर को शो करेगा तो वो सिंगुलर होगा, और जब पर्सन को शो करेगा तो उसके साथ क्या होगा, प्लूरल का बर्ताव किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बात कीजिए आई के पास एक अक्षर है, आपने कहा मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। अगर मैंने कह दिया कि आई के पास एक अक्षर है, क्या है, आई हैज़ ऑब्लिक हैव अ लेटर। अब आई के पास एक अक्षर है, यहाँ ध्यान रखना, आई के साथ जब लेटर होगा तो क्या होगा, सिंगुलर को दर्शाता है। इसका मतलब यहाँ पे आई के साथ हैज, यहाँ आई के साथ हैव नहीं, यहाँ पे आई के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। और हैव यूज कब होगा हमारा, जब वो पर्सन की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, पर्सन की बात की जाएगी। अब यहाँ देखो वो व्यक्ति की बात कर रहा है, उस व्यक्ति की बात कर रहा है जो बता रहा है कि मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पे हैव हमारा सही, यहाँ पर हैज हमारा
गलत होगा। जबकि इन दोनों में बात की जाए कि आई एक अक्षर है तो आई के साथ इज होगा, एम नहीं होगा, और आई के पास एक अक्षर है तो जहाँ पे हैव नहीं, आई के साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा। एक छोटी सी बात और आपको समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है ना। एक छोटा सा टॉपिक और समझा देते हैं आपको। यू की बात आपको समझा देते हैं कि यू के साथ क्या लॉजिक है। यू जो होता है दोस्तों वो सिंगुलर को भी दर्शाता है और यू हमारा क्या है, प्लूरल को भी दर्शाता है। यू हमारा क्या है, सिंगुलर को भी दर्शाता है और प्लूरल को दर्शाता है। तो क्यों यू को हमेशा यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे क्या है, आप अच्छे हैं और ज़्यादा लोग बैठे तभी बताएंगे कि आप लोग अच्छे हैं। तो ध्यान रखना कि यू हमारा क्या है, सिंगुलर को दर्शाता है, प्लूरल को दर्शाता है। लेकिन जब बात वर्ब की गई तो उसके साथ हमेशा क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमेशा क्या है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और किस लिए, कि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैं एक यू की बात कर रहा हूँ, मैं कई लोगों की यू की बात कर रहा हूँ। सिर्फ क्या है, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यू के साथ हमेशा आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यू के साथ बता दिया गया कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यू सिंगुलर को भी दर्शाता है और यू हमारा क्या है, प्लूरल को भी दर्शाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टेंस के बारे में जो बेसिक था वो अच्छे से सीखा है और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें और लगातार वीडियो को देखते रहिए। और जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको आप वीडियो जरूर सेंड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।